नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं राजधानी दिल्ली की खबर के साथ। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन रविवार यानी कि आज इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में होगा। सम्मेलन की अध्यक्षता आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल करेंगे। बताया जा रहा है कि इस जनप्रतिनिधि सम्मेलन में 20 राज्यों से करीब 1500 से अधिक जनप्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। आम आदमी पार्टी के देश भर में चुने गए जनप्रतिनिधियों का यह पहला राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन होगा। इस सम्मेलन में अरविंद केजरीवाल के साथ सीएम भगवंत मान समेत देश भर में चुने गए सभी विधायक और राज्यसभा सांसद शामिल होंगे। इसके अलावा देश भर में आम आदमी पार्टी के चुने गए पार्षद, जिला पंचायत सदस्य, चेयरमैन, मेयर, ब्लॉक प्रमुख, सरपंच और प्रधान भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। आम आदमी पार्टी ने देश भर में फैले अपने संगठन के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को सम्मेलन में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेज दिया है। गुजरात चुनाव की तैयारी के लिए पार्टी ने पंजाब से अपने सभी विधायकों, राज्यसभा सदस्यों, जिला प्रधानों, विभिन्न बोर्ड, कॉरपोरेशन कमेटियों के चेयरमैन और अन्य पदाधिकारियों समेत 1280 लोगों को बुलाया है। पंजाब से आम आदमी पार्टी की लगभग सारी टीम आने वाले दिनों में गुजरात में कैंप करेगी और पार्टी की जीत को यकीनी बनाएगी। सम्मेलन में अरविंद केजरीवाल देश भर में चलाए जा रहे बीजेपी के ऑपरेशन लोटस और पार्टी संगठन की मजबूती पर जनप्रतिनिधियों के साथ विस्तार से चर्चा करेंगे। इधर पंजाब में अप्रत्याशित जीत दर्ज करने वाली आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा दिया है। कहा गया है कि पंजाब में बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस चलाया और विधायकों को 25 करोड़ तक ऑफर किए गए। आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई के चीफ हरपाल चीमा ने प्रेस वार्ता कर दावा किया कि बीजेपी ने कई विधायकों को 25 करोड़ रुपए ऑफर किए हैं। अब इन दावों पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी समय लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राजीव, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। आम आदमी पार्टी एक सम्मेलन आयोजित कर रही है, किस तरह का ये सम्मेलन है और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। बात करें इस प्रतिनिधि सम्मेलन की, तो इसके अंदर लगातार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो अपने आप को एकजुट करती हुई नजर आएगी। यहाँ पर बात करें जनप्रतिनिधि सम्मेलन की, तो इसके अंदर लगभग कह सकते हैं 20 राज्यों के प्रतिनिधि जो होंगे चुने हुए, वो यहाँ पर उपस्थित होंगे और लगभग 1500 से ज्यादा जो जनप्रतिनिधि है वो इसमें मौजूद रहेंगे, चाहे वो पंजाब के हों या फिर और राज्य के हों। क्योंकि अभी तक ये बताया जा रहा है कि 20 राज्यों के अंदर जितने भी आम आदमी पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर उपस्थित होंगे। और दिल्ली के अंदर इंडोरा स्टेडियम के अंदर की बात करें तो वहां पर इसके अंदर कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसके अंदर 2024 का जो लक्ष्य है उसको हासिल करने के लिए कोशिश की जाएगी। यहाँ तक कि जो अब गुजरात चुनाव है या हिमाचल प्रदेश के चुनाव है और यहाँ तक कि अब दिल्ली के अंदर निगम के चुनाव होंगे, उनको लेकर भी एक रणनीति बनाई जाएगी कि ताकि आने वाले समय के अंदर किस तरीके से पार्टी का और ज्यादा बढ़ावा कर सकते हैं, पार्टी को और ज्यादा बड़े स्तर पर ले जा सकते हैं। ये तमाम जो रणनीति होंगी वो इस जन सम्मेलन के अंदर करी जाएंगी। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से ऑपरेशन लोटस की, तो ऑपरेशन लोटस को लेकर भी कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर आरोप लगाया जाएगा और तक कि भाजपा के ऊपर पहले से ही आरोप लगाए जा रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस की जगह द्वारा दिल्ली सरकार को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। 20-20 करोड़ रुपए के विधायकों को ऑफर दिए गए हैं। मगर यहाँ पर बात करें पंजाब की, तो पंजाब के अंदर भी ऑपरेशन लोटस भी चलाया जा चुका है और उसके अंदर भी 25-25 करोड़ रुपए जो है वो विधायकों को खरीदने के लिए ऑफर दी जा चुकी है। मगर वहां पर भी ऑपरेशन लोटस जो है वो फेल हो चुका है और दिल्ली के अंदर भी ऑपरेशन लोटस जो है वो फेल हो चुका है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से आज कहते हैं जनप्रतिनिधि सम्मेलन किया जा रहा है दिल्ली के अंदर, इससे तो कहीं ना कहीं दिल्ली कहते हैं आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार 2024 का जो लक्ष्य है उसको हासिल करने की कोशिश कर रही है और पार्टी को और ज्यादा बड़े लेवल पर यानी राष्ट्रीय लेवल पर ले जाने की कोशिश की जाएगी। जी राजीव, जैसा कि जानकारी मिल रही है कि लगभग 1280 जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया है, तो जाहिर सी बात है विधायकों और सांसदों के अलावा क्या और भी कोई प्रतिनिधि हैं जिनको इस सम्मेलन के लिए निमंत्रण भेजा गया है? जैसे कि अगर हम पार्षदों की बात करें, क्योंकि गुजरात में जब निगम चुनाव हुए थे तो वहां पर भारी बहुमत से जीती थी आम आदमी पार्टी, तो इस तरह के जनप्रतिनिधियों को भी इस सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है?
देखिए बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर बात करें पंजाब के मुख्यमंत्री सीएम की, यानी कि भगवंत मान की, हम्म। उनके विधायकों की, राज्यसभा सांसदों की, और यहाँ पर की बात करें गुजरात के जो निगम चुनाव हुए थे उसके अंदर भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को बढ़त मिली थी। मगर यहाँ पर भी निगम पार्षद से लेकर पंचायत जो कह सकते हैं सरपंच है या फिर क्या नेता है, उनको भी इस कार्यक्रम के अंदर, सम्मेलन के अंदर निमंत्रण दिया गया है। यानी कि सीधे सीधे कहें, हम्म। बहुत बड़े लेवल पर यह सम्मेलन किया जाएगा। और ये आम आदमी पार्टी का जो बड़ा सम्मेलन, यानी पहला सम्मेलन होगा जिसके जी। अंदर इतनी बड़ी संख्या के अंदर जनप्रतिनिधि जो है वो उपस्थित होंगे, चाहे वो किसी भी कह सकते हैं पूरे देश के अंदर किसी भी राज्य के हों, क्योंकि लगभग ये बताया जा रहा है कि 20 राज्यों के अंदर आम आदमी पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं वो मौजूद होंगे दिल्ली के अंदर। और इस सम्मेलन से कहीं ना कहीं पार्टी को और ज्यादा बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा और कहीं ना कहीं और ज्यादा रणनीति बनाई जाएगी कि आने वाले दिनों के अंदर, या फिर सीधे सीधे कहें कि 2024 का जो लक्ष्य है वो हासिल करने के लिए पार्टी को और बड़े लेवल पर ले जाने की कोशिश की जाएगी। जी राजीव, आपसे गुजरात चुनावों के बारे में भी जानकारी चाहेंगे। आम आदमी पार्टी की किस तरह की तैयारी है गुजरात चुनाव के लिए? क्या आने वाले दिनों में कोई एक बड़ा कमेटी बनाकर भेजी जाएगी गुजरात आम आदमी पार्टी की तरफ से, या फिर लगातार अरविंद केजरीवाल ही कमान संभाल कर रखेंगे? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें गुजरात चुनाव की, तो गुजरात चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी जो है वो बिल्कुल रणनीति के अंदर बिल्कुल नजर आ रही है। यहाँ तक कि जी। पूरी रणनीति बना ली गई है, मगर अभी चेहरा कौन सा होगा ये अभी स्पष्ट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि शायद एंड टाइम पर ही इसके पत्ते खोले जाएंगे। मगर यहाँ पर जिस तरीके से गुजरात चुनाव के अंदर भाजपा को कड़ी टक्कर दी जा रही है, और यहाँ तक कि ये भी कोशिश की जा रही है कि अगर जनता के तक एक मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आपके पास भाजपा को नहीं लेके आना चाहते हैं, या फिर कहें उनका जो कार्य है उनको पसंद नहीं आ रहा, और दिल्ली का जो रोल मॉडल है या फिर दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी सरकार है, अगर उसको चुनना चाहते हैं तो उनके पास, जनता के पास विकल्प दिया जा रहा है। और खास तौर पर ईमानदारी की जो बात की जा रही है कि ईमानदार सरकार है, ईमानदारी से कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर काफी विकास किया गया है। दिल्ली के अंदर बिजली फ्री दी जा रही है, पानी फ्री दी जा रही है, और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, इस तमाम जो इस तरीके की सुविधाएं हैं वो वहां पर गुजरात के अंदर भी जनता तक पेश करने की कोशिश की जा रही है। और कहीं ना कहीं इसकी जो कमान है अभी तक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के हाथ में है, मगर देखना होगा कि उसके बाद में किस तरीके की रणनीति बनाई जाएगी, और उसके बाद में किसको, अगर पार्टी अगर जीतती है तो किसको वहां पर सीएम के तौर पर रखा जाएगा। जी बिल्कुल। गुजरात के अलावा हिमाचल में भी चुनाव है जिस पर आम आदमी पार्टी का ज्यादा फोकस है। अभी किस तरीके की जो गारंटी आम आदमी पार्टी इस समय दे रही है, अभी उसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है? क्योंकि दिल्ली मॉडल बार बार पेश किया जा रहा है, तो अभी दिल्ली मॉडल के बारे में हम बात कर ले तो क्या दिल्ली मॉडल खुद दिल्ली वासियों ने स्वीकार किया है? वाकई में इस दिल्ली मॉडल का फायदा दिल्ली वासियों को मिला है? राजीव, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली रोल मॉडल की, तो लगातार गुजरात के अंदर भी इसको पेश करने की कोशिश की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के अंदर भी कहीं ना कहीं चुनाव है तो उसके अंदर भी इसी रोल मॉडल को पेश करने की कोशिश की जा रही है। मगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की आम जनता को काफी हद तक बिजली के बिल जो जीरो आ रहे थे उनसे बड़ी फायदा होता हुआ नजर आया। क्योंकि ये सोचिए, अगर 200 यूनिट से कम रहती है तो कहीं ना कहीं उसको जो बिजली का बिल है वो जीरो आता है। तो कहीं ना कहीं अगर 400 रुपए या 500 रुपए का बिजली का बिल पहले आया करता था तो आज वो जीरो है, तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को थोड़ा बहुत फायदा जरूर होता हुआ नजर आया। पानी के बिल की बात करें तो वहां पर भी कहीं ना कहीं जनता को फायदा होता हुआ नजर आया। स्कूलों की बात करें तो सरकारी जो स्कूल जो अब तक कहीं ना कहीं बेकार माने जाते थे, अब वो दिल्ली सरकार ने काफी बेहतर कर दिए गए हैं, और उसके अंदर जो फ्री शिक्षा दी जा रही है उससे भी काफी हद तक जो है, जो पहले परिजन थे अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ले जाना पसंद करते थे, आज वो सरकारी स्कूलों की तरफ रुझान करते हुए नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, दिल्ली के अंदर जो दिल्ली सरकार के जो अस्पताल है उनके अंदर भी काफी सुविधाएं जो दी जा रही है, मगर अभी और ज्यादा सुविधाएं देनी होगी। यानी कि दवाइयों की बात करें तो दवाइयां ज्यादातर बाहर से खरीदनी पड़ती है, मगर चेकअप जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के अस्पतालों में किए जाते हैं। मगर दिल्ली सरकार बार बार कह रही है कि जी हम दवाइयां भी फ्री दे रहे हैं, मगर काफी हद तक दवाइयां जो है वो कुछ दवाइयां ही जरूर मिल पाती हैं, बाकी जो बड़ी दवाइयां होती है या फिर महंगी दवाइयां होती हैं वो नहीं मिल पाती है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को इसके क्षेत्र के अंदर भी और ज्यादा विकास करना होगा, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर भी और ज्यादा डेवलपमेंट करना होगा, ताकि जो शिक्षा है यानी कि बच्चों की जो पढ़ाई है वो और ज्यादा बेहतर हो सके, ताकि तो सरकारी स्कूलों के अंदर ही उनकी शिक्षा मिल सके। मगर दिल्ली सरकार के जो रोल मॉडल है वो दिल्ली की जनता को जरूर काफी हद तक पसंद आए, मगर देखना होगा यही रोल मॉडल क्या गुजरात के अंदर भी सफल हो पाते हैं, या फिर हिमाचल प्रदेश में भी सफल हो पाते हैं, या फिर सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित रह जाएंगे। जी बिल्कुल। ऑपरेशन लोटस को लेकर लगातार अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी लगातार कई सवाल खड़े कर रही है। इन आरोपों पर खुद भारतीय जनता पार्टी की क्या कुछ प्रतिक्रिया है? राजीव,
देखिए बिल्कुल सही कहा आप। यहाँ बात करें ऑपरेशन लोटस की, तो ऑपरेशन लोटस को लेकर भी आम आदमी पार्टी ने ये कहा कि 20-20 करोड़ रुपए जो है वो आम आदमी पार्टी के विधायकों को दिए दिए जाने की ऑफर दी गई थी। यहाँ तक कि ये भी कहा गया था कि मनीष सिसोदिया को अगर भाजपा में शामिल हो जाते तो उनके ऊपर जो सीबीआई की कार्रवाई या फिर ईडी की कार्रवाई हो रही है वो नहीं होगी और उनको सीएम बना दिया जाएगा। इस तरह का ऑफर जरूर दिए गए हैं, मगर आम आदमी पार्टी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने ऑपरेशन भाजपा का जो लोटस है, ऑपरेशन लोटस जो है वो विफल कर दिया गया है। मगर यही चीज अब पंजाब के अंदर भी कहीं ना कहीं होती हुई नजर आई। पंजाब के अंदर भी कहा गया कि 25-25 करोड़ जी जी। रुपए जो है विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है, इस तरीके के ऑफर दिए जा रहे हैं और यहाँ तक कि वहां पर भी ऑपरेशन लोटस जो है वो विफल होता हुआ नजर आ रहा है। तो सीधा सीधा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का एक सवाल जरूर खड़ा किया गया, जो बार बार हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर देखने को मिला कि आम आदमी पार्टी की तरफ से यह कहा गया कि जो ऑपरेशन लोटस चलाने के लिए जो पैसे थे वो किसके थे और कहां से इस्तेमाल किए जा रहे थे, और जो विधायकों को खरीदने के लिए इन पैसों को जो दिए जाना था वो किसके पैसे हैं और इस पर जांच क्यों नहीं हो रही है, ये बड़ा सवाल खड़ा किया था। मगर अभी तक भाजपा की तरफ से इस तरीके के सवालों का कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। जी बिल्कुल राजीव, आखिरी सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। क्या वाकई में दिल्ली में ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश की गई थी? ऐसे कौन से पुख्ता सबूत आम आदमी पार्टी के पास है जिनको लेकर वो लगातार प्रेस वार्ता कर रही है और बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही? देखिए बिल्कुल सही कहा। यहाँ बात करें ऑपरेशन लूटस की, तो दिल्ली सरकार ने बार बार दावे किए कि उनके पास सबूत है और उनके पास काफी विधायकों के पास मैसेज आए हैं। मगर भाजपा की तरफ से एक जरूर सवाल पूछा गया था कि अगर आपके पास मैसेज आए हैं या फिर कॉल आई है या फिर किसी व्यक्ति का नाम आया है तो आप उसका नाम का खुलासा क्यों नहीं करते हैं। मगर यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐसा कोई भी खुलासा नहीं किया गया कि किस व्यक्ति ने उनको मैसेज किया, किस व्यक्ति के नाम से मैसेज आया, क्या प्रधानमंत्री मोदी के नाम से आया या फिर किसी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष के नाम से मैसेज आया या फिर किसी विधायक के तरफ से मैसेज आया था। ये मैसेजों का खुलासा जो है वो अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं किया गया। मगर ये जरूर कहा गया कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली के अंदर गिराने के लिए भरपूर कोशिश की गई है और ऑपरेशन लूटस जो चलाया गया है उसकी जांच होनी चाहिए। मगर जांच के लिए कहीं ना कहीं सबूत को जरूर पेश करना होगा और जांच एजेंसियों को वो सबूत देने होंगे। मगर अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई भी ऐसा सबूत जो है वो नहीं दिया गया और इसी का फायदा कहीं ना कहीं भाजपा भी उठाती हुई नजर आई। भाजपा ने भी शायद इस मामले के अंदर चुप्पी साधना ही बेहतर समझा है। जी चलिए, शुक्रिया राजीव, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। तो राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के द्वारा एक राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन आज यानी कि इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं और हिमाचल प्रदेश की खबर का रुख करेंगे। पर्यटन को प्रमोट करने के लिए 18, 19 और 20 सितंबर को धर्मशाला में नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है। इनमें 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्री भाग लेंगे। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी भी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनने विशेष रूप से हिमाचल आ रहे हैं। 3 दिनों के इस कार्यक्रम में कुल 8 सत्र होंगे। कार्यक्रम के पहले दिन 18 सितंबर को केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी कार्यक्रम के आयोजन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दूसरे सत्र में पर्यटन को प्रमोट करने के लिए सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और हेरिटेज टूरिज्म पर चर्चा होगी। इसमें सांस्कृतिक मंत्रालय के सचिव अपनी बात रखेंगे। इसके बाद तमिलनाडु, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, मणिपुर के पर्यटन मंत्री चर्चा में भाग लेंगे। 19 को आयुष मंत्रालय योगा सेशन करवाएगा। इस कॉन्फ्रेंस में नई पर्यटन नीति का नया ड्राफ्ट रूल तैयार किया जाएगा। सत्र के पहले दिन टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर मंथन होगा। इसमें सड़क ट्रांसपोर्ट मंत्रालय के सचिव अपनी बात रखेंगे। इसके बाद गुजरात, यूपी, कर्नाटक, असम, लक्षद्वीप के पर्यटन मंत्री भी इस चर्चा में भाग लेंगे। 18, 19 और 20 सितंबर को धर्मशाला में नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसमें 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्री भाग लेंगे। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी भी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनने विशेष रूप से हिमाचल आ रहे हैं। 3 दिनों के इस कार्यक्रम में कुल 8 सत्र आयोजित किए जाएंगे। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हिमाचल प्रदेश ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। टीना जी, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। धर्मशाला में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित हो रही है और पर्यटन से जुड़ी ये कॉन्फ्रेंस बताई जा रही है। पूरी जानकारी इस कॉन्फ्रेंस के बारे में। जी देखिए, ये जो 3 दिन की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है टूरिज्म के ऊपर करवाई जा रही है और ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ये जो कार्यक्रम का आयोजन है ये करवा रहा है।
इसमें जो खास तौर पे जो टूरिज्म के अलग अलग हिस्से हैं, चाहे वो आध्यात्मिक टूरिज्म हो, हेरिटेज टूरिज्म हो, और दूसरी तरह का जिस भी प्रकार के टूरिज्म हो, उसके ऊपर जो है विस्तृत चर्चा यहाँ पर होगी। और जो 19 राज्य हैं उनके और केंद्र शासित जो राज्य है उनके जो पर्यटन मंत्री है वो यहाँ पे भाग लेने हिमाचल पहुंचेंगे। आज जो है जी किशन रेड्डी जो केंद्रीय पर्यटन मंत्री है वो यहाँ पे पहुंचेंगे। इसमें खासतौर पर बताएं कि जिस तरह कोरोना काल में 2 साल में पर्यटन व्यवसाय बिल्कुल चौपट हो गया था और जिस तरह से पर्यटन व्यवसायियों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था, तो जी। उसके ऊपर भी विस्तृत चर्चा होगी। और इसके अलावा किस तरह से जो अनएक्सप्लोर्ड जो चाहे वो हिमाचल की बात करें चाहे देश के अन्य राज्यों की बात करें, किस तरह जो अनएक्सप्लोर्ड जो स्थान है उनको एक्सप्लोर किया जाए, चाहे वो कॉन्फ्रेंस के जरिए हो चाहे वो अन्य आयोजनों के जरिए हो। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि ये बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस ही रहने वाली है, क्योंकि इसमें एक तो टूरिज्म की जो नीति है उसका जो एक ड्राफ्ट रूल है वो तैयार होगा, और दूसरा इसमें अगर मैं बताऊं कि दिसंबर 2022 और सितंबर 2000 आगे आगामी सितंबर 2023 तक जो विभिन्न जो देश भर में विभिन्न टूरिज्म को लेकर जो बड़े आयोजन होने उसके ऊपर विस्तृत चर्चा होगी। क्योंकि बताया जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है इस बार जो है जो अनएक्सप्लोर्ड है या एक्सप्लोर्ड जो है इलाके हैं उनको चाहे प्रत्यक्ष तौर पर या प्रत्यक्ष तौर पर ऐसी कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है देश विदेश में जो है एक्सप्लोर करने जा रहा है। और जो ऐसे जो देश भर में जो 50 आयोजन होने उसके ऊपर यहाँ पे चर्चा होगी। हिमाचल की बात करें तो हिमाचल भी एक पर्यटन राज्य के रूप में जाना जाता है, और यहाँ पे जो है बहुत खूबसूरत जगह में, चाहे वो आध्यात्मिक टूरिज्म ले चाहे वैसे अन्य स्थानों की बात कर लें। लेकिन अगर हम बात करें टूरिज्म इसके कॉन्फ्रेंस की, तो यहाँ पे जो है 3 दिन में जो है विस्तृत चर्चा इस पर होगी कि किस तरह से, क्योंकि बताएं कि जिस तरह से इस पर भी चर्चा होगी कि किस तरह से अन्य तरीकों से टूरिज्म को प्रमोट किया जा सकता है। सिर्फ नीति बनाने से या डेस्क पे बैठ के चर्चा करने से प्रमोट नहीं किया जा सकता है टूरिज्म, लेकिन अन्य क्या साधन है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि कॉन्फ्रेंस की जाएगी, अन्य स्थानों पे की जाएगी, चाहे वो अनएक्सप्लोर्ड है चाहे एक्सप्लोर्ड है, ऐसे 50 जो स्थान है चिन्हित किए जाएंगे इस कॉन्फ्रेंस के जरिए। और वहां पे जो है ऐसे ही कॉन्फ्रेंस या ऐसे ही कोई कार्यक्रम मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म करवाएगा, ताकि जो है उस इलाके की जो पहुंच है वो अन्य लोगों तक पहुंच सके, उसकी जो जानकारी है वो विश्व स्तर तक पहुंचाई जा सके। जी बिल्कुल, कितने राज्य इसमें शामिल होने वाले हैं टीना जी, ये भी आपसे जानकारी चाहेंगे, और कितने सेशन होंगे इन 3 दिनों में, और ये सारे सेशन जो होने वाले हैं क्या वो अलग अलग होंगे या फिर कुल मिलाकर पर्यटन पर ही आधारित रहने वाले हैं? जी देखिए, क्योंकि ये जो बहुत अहम ये कॉन्फ्रेंस रहने वाली है, और इसमें आपने जिस तरह पूछा 19 जो राज्य हैं और केंद्र शासित जो राज्य हैं वो इसमें भाग लेने जा रहे हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें सिर्फ टूरिज्म पर बात नहीं होगी, ओवरऑल जो सांस्कृतिक है आध्यात्मिक है किस तरह से अलग किया जाए चीजों को। क्योंकि टूरिज्म में एक लेवल पे ये ले लिया जाता है कि हाँ घूमने के लिए कोई जी स्थान जी है और जी। वहां जाया जाए, लेकिन टूरिज्म अगर हम आपको बताएं कि जो आध्यात्मिक अलग है, कि कोई लोग चाहते हैं कि वो जाएं और उनको शांति, मानसिक तौर पे शांति मिले, ऐसे जो टूरिज्म प्लेस है उनको अलग, उनकी जो अलग है वो पहचान की जाएगी। वो हिमाचल में भी ऐसे बहुत स्थान है सांस्कृतिक जहाँ पे संस्कृति की झलक उस राज्य की मिल सके, वैसे कुछ स्थान है। और इसके अलावा जो हेरिटेज टूरिज्म है उसको प्रमोट करने के ऊपर जो है विशेष बल इस जो कॉन्फ्रेंस उसमें दिया जाएगा। और इसमें बताएं कि किस तरह से सड़क जो विभाग है, जो सड़क राज्य जो मंत्रालय है वो भी इसमें भाग लेने वाला है, क्योंकि माना जाता है कि मेन तौर पे जो सड़कें हैं वही भाग्य रेखाएं होती हैं, और जी वही जो है गंतव्य तक पहुंचाती है। तो ऐसे में जो अगर सड़कों की स्थिति राज्यों में ठीक नहीं होगी तो वहां पे जो है टूरिज्म को प्रमोट करना मुश्किल होगा, लोगों को पहुंचाना मुश्किल होगा। तो ऐसे में जो ये टूरिज्म की जो कॉन्फ्रेंस है सिर्फ टूरिज्म पर आधारित नहीं होगी, अन्य जो इसके साथ जो लगते विभाग है उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा, और उनके साथ भी चर्चा की जाएगी कि किस तरह जो अलग अलग जो टूरिज्म है उनको प्रमोट किया जाए, वहां तक लोगों को पहुंचाया जाए जिस टूरिज्म में जिस तरह का इंटरेस्ट है उनको वैसी जानकारी वो प्रदान की जा सके, वो चाहे हिमाचल की हम बात करें चाहे देश के अन्य राज्यों की हम बात करें। बिल्कुल, चर्चा के अलावा ये भी जानकारी मिल रही है कि नई पर्यटन नीति को लेकर एक ड्राफ्ट भी तैयार किया जा सकता है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि जो नई जो नीति है, जिस तरह मैंने बताया कि अभी तक एक टूरिज्म को एक ही तरह से हम लोग आंक रहे थे कि हाँ टूरिज्म है, हिमाचल टूरिस्ट राज्य है तो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, या अन्य कोई राज्य है वहाँ पे टूरिस्ट जाता है। लेकिन अभी जो टूरिज्म की जो नीति बनाई जाएगी उसमें ये सब चीजें अलग अलग की जाएगी कि किस तरह से सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और अन्य जो टूरिज्म प्लेसेस है, और इसमें खास तौर पे उन जगहों को शामिल किया जाएगा जो अनएक्सप्लोर्ड है अभी तक, जो बहुत खूबसूरत जगह है लेकिन लोग अभी तक वहां पहुंच नहीं पाए, लोगों को वहां की जानकारी है। और इसमें खास तौर पे बताएं कि ये जो 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है इसमें एक चीज पे और जोर दिया जाएगा कि जो फिल्म निर्माता है, क्योंकि माना जाता है कि फिल्म में देश विदेश में जाती हैं
और फिल्मों के जरिए जो है बड़ा प्रमोशन किया जा सकता है। तो ऐसे में जो फिल्म निर्माता उनको किस तरह से प्रोत्साहित किया जाए देश विदेश की टूरिज्म को, देश के जो टूरिज्म है उसको प्रमोट करने के लिए, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का मानना है कि जो हमारे देश के जो कुछ फिल्म बड़े फिल्म निर्माता है उनको विदेश तक अपने यहाँ आमंत्रित करता है और कहता है कि उनके यहाँ की जो खूबसूरत जगह है उन पर फिल्म बनाई जाए ताकि वो विश्व भर में अपनी पहचान बना सके। तो ऐसे में फिल्म निर्माताओं के ऊपर भी यहाँ पे चर्चा की जाएगी कि किस तरह से उनको इस सम्मेलन में या इस कार्यक्रम में इस तरह से शामिल किया जाए कि वो लोग भी जो देश का जो टूरिज्म है उसको आगे प्रमोट करने में सहायता कर सके। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें टीना जी, तो हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी में पर्यटन का कितना योगदान है? कितनी फीसदी कमाई हिमाचल प्रदेश की पर्यटन के क्षेत्र से ही होती है और कितने सुधार की अभी भी आवश्यकता है हिमाचल में पर्यटन को लेकर? देखिए, हिमाचल काफी छोटा राज्य, उसके बावजूद जो पर्यटन राज्य के रूप में इसकी एक पहचान है। हिमाचल का कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहाँ पे टूरिज्म ना हो। और हिमाचल में अधिकतर जो लोग हैं, जो चाहे वो शहरी क्षेत्र में है, ग्रामीण क्षेत्र में, आजीविका काफी लोगों की जो है टूरिज्म पे भी निर्भर करती है। टूरिस्ट जिस तरह से आता है, और कोरोना काल में काफी जो नुकसान है हिमाचल में भी टूरिज्म को पहुंचा है। काफी आपको इसमें बताएं कि 40% से अधिक जो जीडीपी है वो टूरिज्म से आती है। और सरकार की यही मंशा रहती है कि जो और टूरिज्म का जो हमारा हिमाचल का जो टूरिज्म है उसको और प्रमोट किया जाए। क्योंकि धर्मशाला की हम बात करें, जिस तरह आज धर्मशाला में जो ये कॉन्फ्रेंस हो रही है नेशनल स्तर की, धर्मशाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अपनी अलग पहचान बना चुका है। चाहे वो दलाई लामा के नाम की वजह से, चाहे वो अपनी खूबसूरत बीड़ बिलिंग है, चाहे वो एचपीसीसी का वो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हो, वहां पे बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो बहुत खूबसूरत है और लोग वहां तक पहुंचना चाहते हैं। लेकिन मेन दिक्कत हिमाचल में वही आती है कि संपर्क जो सड़कें हैं उनकी स्थिति ठीक नहीं रहती है, या जो हवाई संपर्क मार्ग है, संपर्क चीजें हैं, वो अभी हिमाचल में बहुत अच्छी तरह एक्सप्लोर नहीं हो पाई है। तो यही एक जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, वो किस तरह से दूर की जाए, वो आज इस पे भी चर्चा की जाएगी। क्योंकि हिमाचल में काफी जो लोग हैं उनका जो रोजगार है वो जो है पर्यटन पर निर्भर करता है। शुक्रिया टीना जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो आपको बता दें कि धर्मशाला में पर्यटन को प्रमोट करने के लिए 18, 19 और 20 सितंबर को एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसमें 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्री भाग लेंगे। और हम राजधानी मुंबई की खबर का रुख कर लेते हैं। मुंबई पुलिस ने मानखुर्द इलाके में एक बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल नकली नोट बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। इस कार्रवाई में मुंबई पुलिस ने लाखों के नकली नोट के अलावा प्रिंटर, लैपटॉप और नकली नोट बनाने के मटेरियल को बरामद कर लिया है। इस मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी सेल्समैन की नौकरी करता था। मुंबई पुलिस यह पता लगाने में जुटी हुई है कि यह आरोपी किसके कहने पर नकली नोट की छपाई करके मार्केट में चलाता था। तो मुंबई पुलिस ने मानखुर्द इलाके में एक बड़ी कार्रवाई की है और नकली नोट बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया है। इस कार्रवाई में मुंबई पुलिस ने लाखों के नकली नोट के अलावा प्रिंटर, लैपटॉप और नकली नोट बनाने के मटेरियल को बरामद किया। इस मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी सेल्समैन की नौकरी करता था। मुंबई पुलिस यह पता लगाने में जुटी हुई है कि यह आरोपी किसके कहने पर नकली नोट की छपाई करके मार्केट में चलाता था। मानखुर्द इलाके में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। नकली नोट बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। इस कार्रवाई में मुंबई पुलिस ने लाखों के नकली नोट के अलावा प्रिंटर, लैपटॉप और नकली नोट बनाने के मटेरियल को बरामद किया है। इस मामले में एक आरोपी की भी गिरफ्तारी हुई है। आरोपी सेल्समैन की नौकरी करता था। मुंबई पुलिस यह पता लगाने में जुटी हुई है कि यह आरोपी किसके कहने पर नकली नोट की छपाई करके मार्केट में चलाता था। मुंबई पुलिस ने मानखुर्द इलाके में ये बड़ी कार्रवाई की। नकली नोट बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। मुंबई पुलिस ने लाखों के नकली नोट के अलावा प्रिंटर, लैपटॉप और नकली नोट बनाने के मटेरियल को बरामद किया। इस मामले में एक आरोपी की भी गिरफ्तारी हुई है। आरोपी सेल्समैन की नौकरी करता था। मुंबई पुलिस यह पता लगाने में जुटी हुई है कि यह आरोपी किसके कहने पर नकली नोट की छपाई करके मार्केट में चलाता था। तो मुंबई पुलिस ने मानखुर्द इलाके में ये बड़ी कार्रवाई की। यहाँ नकली नोट बनाने वाली फैक्ट्री का मुंबई पुलिस के द्वारा भंडाफोड़ किया गया है। इस कार्रवाई में मुंबई पुलिस ने लाखों के नकली नोट बरामद किए हैं। इसके अलावा प्रिंटर, लैपटॉप और नकली नोट बनाने के मटेरियल को भी बरामद कर लिया है। इस मामले में एक आरोपी की भी गिरफ्तारी हुई है।
और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। नकली नोट बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। पल्लवी जी, देखिए, मानकुट पुलिस स्टेशन की हद में एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है जिसके पास से नकली नोटों का जखीरा बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि 7 लाख के आसपास जो है यह नकली नोट जब्त की गई है, जिसमें 100, 250 और अन्य नोटें शामिल हैं। इसके अलावा खास बात यह है कि इसके पास से करीब 2 लाख का प्रिंटर और लैपटॉप सहित कई लेजर मशीनें भी जब्त की गई है। और खास बात यह भी है कि यह शख्स काफी लंबे समय से नकली नोट छापने का काम कर रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। उसका नाम है रोहित शाह, मुंबई के कांदिवली का रहने वाला है, लेकिन मानकुट इलाके में इस तरह के काम को अंजाम दे रहा था। मानकुट पुलिस को यह जानकारी मिली थी कि कुछ लोग जो है नकली नोट का प्रचलन बाजार में ला रहे हैं। अब ऐसे में मानकुट पुलिस इस पूरे मामले में यह लगी हुई है कि यह शख्स कितने समय से और किसके इशारे पर इस तरह के नकली नोट छापने का काम कर रहा था। बिल्कुल, कोई जानकारी मिली है सत्यप्रकाश की आखिर कितने लंबे समय से ये नकली नोट का यहाँ पर लगातार धंधा चलाया जा रहा था? बिल्कुल पल्लवी जी, देखिए, काफी लंबे समय से नोट छापने का काम कर रहा था, क्योंकि मार्केट में नोट आने के बाद ही यह पूरे मामले का खुलासा हुआ है। तो जाहिर तौर पर यह कितने समय से कर रहा था और किसके इशारे पर कर रहा था, कहां कहां यह नोटों को पहुंचाया है, इसकी जानकारी निकाली जा रही है। लेकिन जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है वह बतौर एक सेल्समैन का काम करता था, यानी कि नोटों का जो जखीरा था इसी के जरिए पहुंचाया जा रहा था। लेकिन इसका मुख्य आरोपी कौन है, इसकी जांच मानकुट पुलिस लगाने में लगी है। लेकिन यह भी बात देखने वाली होगी कि यह मशीन कहां से आई और आइडिया कहां से आई, जो पेज डिजाइनर है वो कौन है। तो तमाम लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। इसकी जानकारी जो है मानकुट पुलिस निकालने में लगी है। पुलिस को कैसे इसकी सूचना मिली कि इस तरीके का काम चल रहा है, और खासकर पुलिस को जानकारी कैसे हुई इस पूरे गोरख धंधे की? देखिए, सेल्समैन की गिरफ्तारी के बाद से यह जानकारी मिली क्योंकि सेल्समैन ही कई दुकानों पर नकली नोट लेकर जाता था। अब ऐसे में काफी दिनों से यह सूचना मिल रही थी कि मार्केट में नकली नोटों का प्रचलन बड़े जोरों पर चल रहा है, जिसको लेकर मानकुट पुलिस जांच कर रही थी। इस जांच के आधार पर जब छापेमारी की गई तो पता लगा कि एक मानकुट के घर में इस तरह की मशीनें रखी गई है और जहां पर नकली नोटों का प्रचलन किया जाता है। और जब छापेमारी के दौरान तमाम जो है सामानें जो जब्त की गई है, जो नकली नोट बनाने के लिए काम में आती है, प्रिंटर जब्त किया गया है, लैपटॉप जब्त किया गया है, लेजर जब्त किया गया है और तमाम जो है साँचे जब्त किए गए हैं। तो इससे ये जानकारी मिलती है कि यह लोग काफी लंबे समय से इस गोरख धंधे में लिप्त थे। बिल्कुल, आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि एक सेल्समैन के अलावा क्या कुछ अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है, या फिर सेल्समैन से पूछताछ में कुछ और भी लोगों का नाम सामने आया हो? देखिए, यह देर शाम हुई है, तो जाहिर तौर पर आज मानकुट पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच करेगी। लेकिन यह बात तो तय है, इस पूरे मामले में अकेला कोई भी काम इतने बड़े फैक्ट्री को अंजाम नहीं दे सकता। तो जाहिर तौर पर जो काम किया गया है वो काफी लोगों को संलिप्तता के तहत किया गया है, जिसमें पेज डिजाइनर अलग होता है, उसके बाद मटेरियल लाने वाला अलग होता है, सेल्समैन जिसकी गिरफ्तारी है उसकी भूमिका अलग होगी। तो कई लोग इस पूरे मामले में होंगे। यह भी देखा जा रहा है किसके इशारे पर, किसके आइडियाज पर यह जो है नकली नोटों का प्रचलन किया जा रहा है। बिल्कुल, और अभी इस तरीके का कोई आंकड़ा सामने आया है कि आखिर कितने लोग इस तरह के नकली नोटों का शिकार हुए हों? क्योंकि जाहिर सी बात है, मार्केट में ये नकली नोट थे तो कई लोगों के पास पहुंचे भी होंगे। बिल्कुल पल्लवी जी, यह बताना अभी बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि काफी लंबे समय से यह नोटों का जखीरा लोगों तक पहुंचाता था। अब ऐसे में मार्केट में भी काफी बड़ी संख्या में नकली नोट पहुंच चुके हैं। कितने समय से कितने लोगों का यह जो है चूना लगाया है या ग्राहक बनाया है, इसकी जानकारी मानकुट पुलिस जरूर लगाएगी। क्योंकि मानकुट पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती है कि जो नकली नोटें छापी गई है वो कितनी मात्रा में अब तक छापी गई है और कहां कहां पहुंचाई गई है। यह बड़ी एक चुनौती होगी मानकुट पुलिस के लिए। जब छापेमारी की गई थी उस समय कितने नकली नोट बरामद किए गए थे? देखिए, मानकुट पुलिस के अनुसार करीब 7 लाख के नकली नोट जो है जब्त किए गए हैं, जिसमें 100 की नोटें हैं, 200 की नोटें हैं, 50 की नोट शामिल है। तो ये माना जा रहा है कि बड़े मात्रा में जो है यह नोटों को जखीरा जब्त किया गया है। जो रॉ मटेरियल मिला है, जो
कोरे कागज मिले हैं, उससे अंदाजा लगाया जा रहा था कि यह करोड़ों की जो है नोट छापने के लिए तैयारी में थे। बिल्कुल सत्यप्रकाश, क्या इस तरह की भी संभावनाएं हैं कि ऐसी और भी अन्य फैक्ट्रियां इलाके में चलती हों? बिल्कुल इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस तरह की अगर वारदात मानकुट जैसे इलाके में हो रही है तो यह माना बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि और भी लोग शामिल हो सकते हैं या इस तरह की और भी फैक्ट्रियां चलाई जा सकती है। फिलहाल मानकुट पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है कि इसको यह जानना और पहचानना कि यह लोग कौन है, कहां से आए और किस तरह से इस गोरख धंधे में इनको आइडियाज मिली और इस आइडियाज के तहत मार्केट में खुलेआम नकली नोटों का प्रचलन जोरों से चला रहे थे। ये जो सेल्समैन गिरफ्तार हुआ है, ये ही इन नोटों को छापने का काम करता था। उसके बाद ये कहां ले जाकर इन नोटों को खपाता था? सेल्समैन की जो गिरफ्तारी हुई है, यह नोट छापने का काम नहीं करता था, बल्कि इसके सहयोगी लोग छापने का काम करते थे। इसका काम है नोटों को ले जाकर मार्केट में जगह जगह पहुंचाना। अब कहां कहां यह नोट पहुंचाता था, इसकी जानकारी जो है मानकुट पुलिस निकाल रही है। अलग अलग दुकानों पर अगर ये नोट ले जाकर उनको खपाता था तो जाहिर सी बात है कि उन दुकानदारों का डेटा भी अब निकालना पड़ेगा पुलिस को। तो ऐसी संभावनाएं है कि तमाम दुकानदार या जितने भी मॉल, शॉपिंग मॉल, जहां पर भी ये नोट ले जाता था, उन पर भी गाज गिर सकती है, शिकंजा कसा जा सकता है। बिल्कुल पल्लवी जी, ये तो बात तय है कि जिन लोगों को इसने नोट दिया है और जितने लंबे समय से नोटों का प्रचलन उन्हें पहुंचाया है, तो जाहिर तौर पर उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है, उन्हें भी आरोपी बनाया जा सकता है। कहीं कहीं इस पूरे गोरख धंधे में उनकी भी संलिप्तता पाई जा रही है। तो ये पुलिस के लिए तो बिल्कुल चुनौती है कि पुलिस ये देखेगी कि कहां कहां अब तक नोटों का जखीरा पहुंचाया है और जो नोट पहुंचाई गई है उसका उद्देश्य क्या है, किन उद्देश्यों को उपयोग के लिए ये नोट लाई गई है। तो तमाम बड़े सवाल खड़े हैं। खासकर मानकुट पुलिस इस पूरे मामले में गहराई से जांच करेगी, क्योंकि जिस तरह से पुलिस अधिकारी यह बता रहे थे कि आगे की जांच में जो खुलासा होगा वो चौंकाने वाला खुलासा होगा, क्योंकि यह बड़ा मामला है और नोटों का जखीरा लंबे समय से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, बड़ी बात यह है कि जब मानखुर्द पुलिस छापेमारी करने गई तो क्या उस समय महज सेल्समैन वहां पर मौजूद था? क्योंकि जैसा आप जानकारी दे रहे हैं कि नोट छापने का काम वो नहीं करता था, उसके सहयोगी भी करते थे, लेकिन उस समय सिर्फ सेल्समैन का वहां उपस्थित होना क्या दिखा रहा है? बाकी सारे कर्मचारी या जितने भी लोग वहां पर काम कर रहे थे वो इस समय मौजूद नहीं थे। बिल्कुल पल्लवी जी, देखिए सेल्समैन की गिरफ्तारी जाल बिछाकर पुलिस ने किया है, यानी कि अंदेशा लोगों को हो गया था पुलिस की छापेमारी कभी भी हो सकती है जी। जैसे ही सेल्समैन पुलिस की गिरफ्त में आया, पुलिस ने उसके गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद से उसके पास जो नोटों का जखीरा मिला, उसके बाद से यह अंदेशा हो गया कि यह कहां और किस तरह का प्रचलन किया जा रहा है, जिसको लेकर जाया गया। जहां पर देखा गया कि एक घर में बाकायदे दफ्तर बनाया गया, उसी दफ्तर के जरिए फैक्ट्री जो है स्थापित की गई है और उसी फैक्ट्री में नोटों का जखीरा जब्त किया गया है और सामानें जब्त की गई है। तो जाहिर तौर पर यह काफी लंबे समय से और काफी लोगों की संलिप्तता के चलते इस तरह के जो है काम को अंजाम दिया जा रहा है। चलिए, शुक्रिया सत्यप्रकाश, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। तो मुंबई से ये जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। यहाँ मुंबई की मानखुर्द पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नकली नोट बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और एक आरोपी की भी इसमें गिरफ्तारी की गई है। और अब बढ़ेंगे राजधानी चंडीगढ़ की खबर की ओर। बीजेपी पर अपने विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाने वाले और लालच देने के आरोप लगाने वाली आम आदमी पार्टी ने पंजाब के अपने विधायकों को दिल्ली बुलाया है। दिल्ली में पार्टी प्रमुख और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 18 सितंबर यानी कि आज पंजाब के विधायकों को संबोधित करेंगे। आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष हरपाल सिंह चीमा ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि बीजेपी उनके विधायकों को खरीदने के लिए 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दे रही है। तो बीजेपी पर अपने विधायकों को खरीदने का लालच देने का आरोप लगाने वाली आम आदमी पार्टी ने पंजाब के विधायकों को दिल्ली बुलाया है। दिल्ली में पार्टी के संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 18 सितंबर यानी कि आज पंजाब के विधायकों को संबोधित करेंगे। आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष हरपाल चीमा ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि बीजेपी उनके विधायकों को खरीदने के लिए 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दे रही है। तो बीजेपी पर अपने विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाने वाली आम आदमी पार्टी ने पंजाब के अपने विधायकों को दिल्ली बुलाया है।
और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारी संवाददाता अमनप्रीत कौर इस समय फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। अमनप्रीत, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। पंजाब के विधायकों को दिल्ली बुलाया गया है, आखिर क्या कुछ वजह है? देखिए, जिस तरीके से खरीद फरोख्त की उन्होंने शिकायत लगाई थी कि उनको विधायकों को खरीदा जा रहा है, जिसके बाद आज उनकी तरफ से सत्ता दिया गया था कि उनको दिल्ली तलब किया गया था। सिर्फ आपको बताना चाहेंगे, सिर्फ 92 MLA नहीं बल्कि कैबिनेट जो मिनिस्टर्स हैं वो भी आज दिल्ली के लिए कल दिल्ली के लिए देर शाम को रवाना हो गए थे और आज ये मुलाकात रखी गई है। जाहिर है कि खरीद फरोख्त को लेकर ही उसी पर चर्चा की जाएगी और तमाम और मुद्दे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कहा था कि भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब को बनाना है। तो उसके तहत जो एक मुहिम है अरविंद केजरीवाल की, कहीं ना कहीं वो अपने विधायकों को ये चीज समझाना चाहते हैं कि किसी भी तरीके की लालच में नहीं। हालांकि विधायकों की तरफ से ये दावा किया गया था वो चाहे हमें 25 करोड़ के 2500 करोड़ भी अगर वो हमें ऑफर करेंगे तब भी हम आम आदमी पार्टी को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी के वो लोग हैं। तो आज ये मुलाकात है, लेकिन देखना बहुत अहम रहेगा कि इस मुलाकात के बाद किस तरीके की इंस्ट्रक्शन जारी की जाती है। पहले भी आपके यहाँ बताना चाहेंगे कि जब आम आदमी पार्टी में का सौचुक समारोह हुआ था, जब आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी, तब इसी तरीके का एक इंटरेक्शन सभी MLA के साथ, और हालांकि तब मंत्री पद नहीं बना था, तब कैबिनेट मिनिस्टर्स में 100 नहीं चुकी थी, तो 92 MLA को अरविंद केजरीवाल की तरफ से साफ कहा गया था कि पार्टी सुप्रीमो है, उनके जो रूल्स है वो सुप्रीमो है और सबको उनको फॉलो करना पड़ेगा। ये उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया था। तो आज की उस मुलाकात के बाद आज ये मुलाकात रखी गई है। जाहिर है कि कुछ न कुछ निर्देश जारी जरूर किए जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से खरीद फरोख्त की बात चल रही है, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदा जा रहा है और उनको आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को ये बिल्कुल क्लियर है कि वो इस तरीके के इंस्ट्रक्शन अपनी पार्टी के सभी विधायकों और MLA को जारी करते, ताकि आने वाले समय में सबको इस चीज बिल्कुल क्लियर हो कि अगर वो इस तरीके का स्टेप उठाते हैं फ्यूचर तो किस तरीके की कार्रवाई उनके खिलाफ हो सकती है। हालांकि अगर भ्रष्टाचार फ्री पंजाब की अगर पहले बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने पहले ही दिन ये क्लियर कर दिया था कि भ्रष्टाचार फ्री पंजाब बनाया जाएगा, जिसमें किसी भी तरीके के भ्रष्ट उसको, और इसका एग्जाम्पल उन्होंने अपने ही मंत्री के खिलाफ जो कार्रवाई उन्होंने की थी उसको करके उन्होंने दिखा दी थी। तो जो आज की मुलाकात है, जाहिर है पल्लवी बहुत अहम मुलाकात है, क्योंकि MLA को अगर बुलाया गया है तो खरीद फरोख्त को लेकर भी बात की जाएगी और इसके साथ ही उनको कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शन भी आज जारी की जाएंगी कि वो किसी भी तरीके का ऐसा स्टेप आगे अगर फ्यूचर में उठाते हैं तो उसी कितने सख्त और कितने सख्त नियम उनके रहेंगे। बिल्कुल अमनप्रीत, क्योंकि दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी का एक राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन भी आयोजित होना है, तो क्या ये भी एक वजह है कि ये तमाम दिशा निर्देशों के बाद पंजाब के जितने भी विधायक हैं या जनप्रतिनिधि हैं वो इस राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होंगे? इसके बारे में तो अभी ऐसी कोई जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि MLA को बुलाया गया है, तो जाहिर अगर वो दिल्ली गए हैं तो पार्टी का प्रोग्राम है तो वो शामिल हो सकते हैं। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि आज की जो मुलाकात है वो बड़ी अहम रहने वाली है। बिल्कुल। क्या भगवंत मान भी गए हैं दिल्ली? देखिए, अभी वो विदेशी दौरे पे थे और कल उनका दौरा खत्म हो गया, तो सब भावना जताई जा रही है कि वो भी शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल। आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि लगातार आम आदमी पार्टी के द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि हमारे विधायकों के पास मैसेज आए हैं और उन्हें 25 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है। इस पर खुद भारतीय जनता पार्टी की क्या कुछ प्रतिक्रिया है और क्या वाकई में बहुत बड़े सबूत आम आदमी पार्टी के पास हैं, और अगर हैं तो इसको लेकर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, जबकि चुनाव आयोग के पास इसको लेकर शिकायत भी दर्ज करवाई जाती है तो एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है? देखिए, उन्होंने कहा कि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं, हम समय आने पे सब चीज़ों को सामने रहेंगे, लेकिन भाजपा पार्टी ने भी साफ क्लियर कर दिया है कि अगर उनके पास सबूत है तो सामने लेकर आए, हमें किसी की जरूरत नहीं। हमारी पार्टी में हमारे पास ही बहुत सारे इतने काबिल जो विधायक और MLA हैं और पार्टी के वर्कर्स हैं कि हमें आम आदमी पार्टी के किसी भी शख्स की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने भी बड़ा क्लियर बोला है कि अगर आम आदमी पार्टी इतना ही सच बोल रही है तो क्यों नहीं उन सबूतों को वो पेश कर रही है, जनता करे, कार्रवाई करवाए, वो हम कार्रवाई करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमने किसी भी तरीके का खरीद फरोख्त की हमने कोई कोशिश ना की है। हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। और अकाली दल की बात की जाए तो अकाली दल ने भी मांग की है, कल 3 सेक्टर पुलिस थाने में एक शिकायत दर्ज करके उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उनके जितने भी विधायक हैं अगर उनसे किसी ने खरीदने की कोशिश की है तो उनको जरूर उनके खिलाफ जो मतलब की सबूत है आम आदमी पार्टी को सामने रखें।
बिल्कुल, क्योंकि ऑपरेशन लोटस को लेकर तमाम तरह की बातें सामने आती रहती हैं, तो क्या इस समय आम आदमी पार्टी आला कमान के सामने ये एक बड़ी चिंता है कि किस तरीके से अपने विधायकों को एकजुट रखें? जाहिर है क्योंकि बड़ा बात है और जिस तरीके से कांग्रेस के बहुत सारे एमएलए लगातार आम आदमी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और कुछ तरीके ने ऑपरेशन का इल्जाम लगाया, उसी दिन गोवा में कितने सारे एमएलए कांग्रेस की जो भाजपा में शामिल हुए हैं, तो एक तरह से साफ था कि कहीं ना कहीं ईडी का डर दिखा के, ऐसे दिखा के वो पार्टी के एमएलए को कहीं तोड़ ना ले, तो जाहिर है चिंता बड़ी है। और कोशिश यही है अरविंद केजरीवाल की कि उनका एक भी विधायक जो है वो टूटे ना, तो उसी के चलते ही आज आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों को दिल्ली तलब किया गया है। ठीक है, अगर संगठन की मजबूती की बात करें अमनप्रीत, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी के संगठन में फिलहाल कितनी मजबूती देखी जा रही है, और खुद भगवंत मान किस तरीके से संपर्क साध कर रखते हैं अपने विधायकों और जनप्रतिनिधियों के साथ? लेकिन उनकी एकजुटता साफ दिखती ही है, क्योंकि जिस दिन ये बात हुई थी तो सभी विधायक कहीं ना कहीं एक ही सुर में जो नजर आ रहे थे और सभी ने एक साथ मिलकर ये बात कही थी कि हाँ, हम पार्टी के साथ खड़े हैं, कुछ भी चीज अगर होती है तो हम पार्टी के साथ किसी भी तरीके का स्टेप उठाने को तैयार हैं। तो कहा जा सकता है जाहिर है कि कहीं ना कहीं ये एकजुटता जरूर नजर ही आ रही है और भगवंत मान की तरफ से भी सब चीजें क्लियर है कि उन्होंने अपनी पार्टी के सभी विधायकों को साथ रखना है और ये साफ इंस्ट्रक्शन है की तरफ। बिल्कुल, एक बड़ी बात यह है क्योंकि गुजरात और हिमाचल में चुनाव हैं, तो वहां पर लगातार दौरे पर दौरा कर रहे हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या भगवंत मान हो। तो बीच में ये आरोप लगने भी शुरू हुए थे कि भगवंत मान पंजाब के लिए मुख्यमंत्री चुने गए हैं या फिर अन्य राज्यों के लिए। अभी फिलहाल किस तरह की छवि मुख्यमंत्री मान के लिए बन रही है? देखिए, पंजाब में तो ऐसी कोई छवि नहीं और विरोधी दल का ये काम ही होता है कि आरोप प्रत्यारोप लगाना। जब आम आदमी पार्टी विरोधी दल है तब भी वो इस तरीके के आरोप लगाती थी, तो छवि में ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, शुक्रिया अमनप्रीत, आप हमारे साथ जुड़ी तमाम जानकारी देने के लिए। तो बीजेपी पर अपने विधायकों की खरीदने का लालच देने का आरोप लगाने वाली आम आदमी पार्टी ने पंजाब के अपने विधायकों को दिल्ली बुलाया है। दिल्ली में पार्टी प्रमुख और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 18 सितंबर यानी आज पंजाब के विधायकों को संबोधित करेंगे। आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष हरपाल चीमा ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि बीजेपी उनके विधायकों को खरीदने के लिए 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दे रही है। चलिए, खबरों में आगे बढ़ते हैं और छत्तीसगढ़ की खबर का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात अभियान के तहत 18 से 21 सितंबर तक बालोद जिले के दौरे पर वे रहेंगे। मुख्यमंत्री 18 सितंबर को बालोद जिले के विधानसभा क्षेत्र गुंडरदेही, 19 सितंबर को डोंडी लोहारा और 20 सितंबर को संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्र में आम जनता से सीधे रूबरू होंगे। मुख्यमंत्री तीनों विधानसभा क्षेत्रों के विभिन्न गांवों में लोगों से भेंट मुलाकात करने के साथ ही शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की स्थिति का जायजा और फीडबैक लेंगे। मुख्यमंत्री इस दौरान विभिन्न समाज और संगठनों के पदाधिकारियों से भेंट मुलाकात, मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा, विकास और निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन रात्रि विश्राम भी करेंगे। मुख्यमंत्री 21 सितंबर को बालोद से रायपुर लौट आएंगे। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात अभियान के तहत 18 से 21 सितंबर तक बालोद जिले के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री 18 सितंबर को बालोद जिले के विधानसभा क्षेत्र गुंडरदेही, 19 सितंबर को डोंडी लोहारा और 20 सितंबर को संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्र में आम जनता से सीधे रूबरू होंगे। मुख्यमंत्री तीनों विधानसभा क्षेत्रों के विभिन्न गांवों में लोगों से भेंट मुलाकात करने के साथ ही शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की स्थिति का जायजा और फीडबैक लेंगे। मुख्यमंत्री इस दौरान विभिन्न समाज और संगठनों के पदाधिकारियों से भेंट मुलाकात, मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा, विकास और निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन रात्रि विश्राम भी करेंगे। मुख्यमंत्री 21 सितंबर को बालोद से रायपुर लौट आएंगे। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए रायपुर से हमारे संवाददाता अखिलेश तिवारी इस समय लाइव जुड़ गए हैं। अखिलेश, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। बालोद जिले के दौरे पर रहने वाले हैं 18 से 21 सितंबर तक मुख्यमंत्री बघेल। जिस तरीके से भेंट मुलाकात का जो दौर चल रहा है उससे आम जन है हो रहे हैं और जो योजनाएं इस तरीके से हो रहा है उसकी पूर्ण रूप से है। इसी तथ्य पे आज 18 जो
सितंबर है उसको लेकर के जी क्या तरीके से रणनीति बनाई जा सकती है और भेंट मुलाकात में क्या और आगे किया जा सकता है और योजनाओं की किस परिकल्पना किया जा रहा है, उसकी वास्तविकता जानने के लिए भेंट मुलाकात का आयोजन किया गया है। और जो भेंट मुलाकात है वो बालाकोट जिला के गुंडरदेही क्षेत्र के ग्राम बिलौदी और देवतला में है आयोजित किया गया है। इसमें लगभग जो तमाम जो आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ऐसे जो ब्लॉक हैं, उसके स्थानीय लोगों को निमंत्रण दिया गया है और वहाँ बाकायदा भेंट मुलाकात का आयोजन किया गया है, जिसमें आम जो जन है वो मुख्यमंत्री से अपने मुख्य से सीधा रूबरू हो सके, ताकि जो अपनी समस्याएं हैं उनको सीधा गिना सके और जो प्रशासन के द्वारा काम नहीं किया जा रहा है और जो योजनाएं धरातल में नहीं पहुंच पा रही है उसका सीधा सीधा अपनी जो शिकायत है उसको सीधा ले जाया जा सके। इस तथ्य को लेकर के ही कई बार ऐसे भी हुआ है कि जिसमें प्रशासन की जो कार्यशैली है उसके भी ऊपर भी सवाल उठा है और कई ऐसे तो हैं जो जिनको सस्पेंड भी किया गया है। तो निश्चित तौर पे आज भी जो दौर चल रहा है और जो भेंट मुलाकात है वो अपने मुखिया से सीधा मुलाकात करके आम जन है अपनी समस्या गिनाने के लिए तैयार रहेंगे। पल्लवी जी बिल्कुल, आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की स्थिति का जायजा और फीडबैक भी सीएम बघेल लेते हुए नजर आएंगे। 18, 19 और 20 तीनों अलग अलग जगहों पर वे रहेंगे या एक ही जगह पर ये तमाम स्थितियों का जायजा वे लेंगे? अलग अलग स्थानों पे तय किया गया है, क्योंकि बालोद जिला में 3 स्थानों पे जय गुंडरदेही में, बालोद में और डोंडी लोहारा में ऐसे 3 स्थान है जहां पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अलग अलग दिन तय किए गए हैं ताकि आम जो जन है उनको ज्यादा जद्दोजहद ना करना पड़े, सीधा मुख्यमंत्री उनके बार में पहुंचेंगे और वहां भेंट मुलाकात का आयोजन भी किया जाएगा। इसके अलावा रोड शो का आयोजन किया गया है। रोड शो में यही है कि जो अगर भेंट मुलाकात में सम्मिलित नहीं हो पाते हैं ऐसे आमजन, तो रोड शो में उनके अपनी जो शिकायत है या तथ्य है उनको सीधा सीधा मुख्यमंत्री से रूबरू कराया जा सके। ऐसे विषयों को लेकर के ही जो रोड शो है उसको किया जा रहा है, क्योंकि कई ऐसे तो हैं आमजन है, किसान है, मजदूर है, चाहे सामाजिक संगठन की बात किया जाए, वो भेंट मुलाकात में नहीं उपस्थित हो पाते हैं। लेकिन जैसे ही रोड शो होता है तो उसमें कई ऐसे हैं जो अपनी समस्या को सीधा सीधा मुख्यमंत्री से अपनी समस्या को रखते हैं और उसका तत्कालिक समाधान भी निकाला जा रहा है। तो कहने का अर्थ ये है कि जैसे ही ये समस्या का निराकरण होता है तो ये एक अलग से जो विश्वास पैदा होती है आम जन के बीच में, वो खासा प्रभावी रहता है, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लोग देखते हैं और अपनत्व की भावना से काका नाम से ही संबोधित करते हैं। काका मतलब चाचा बोल करके संबोधित करते हैं। तो इसको लेकर के भी काफी उत्साहित है और लोग आसपास के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा अपनी जो योजनाएं हैं, चाहे राशन कार्ड की समस्या हो, पटवारी की जो शिकायत है, तहसीलदार की शिकायत है, कलेक्टर की शिकायत है, ऐसी शिकायतों को लेकर खासा पहुंचते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि जो स्थानीय जो किसान हैं और सामाजिक संगठन हैं वो निश्चित तौर पे वहां पहुंचते हैं और अपनी जो शिकायत है उसको मुख्यमंत्री से करते हैं। ये काफी उत्साहजनक रहता है जी। बिल्कुल, एक चीज और है, यहाँ पर बालोद जिले जा रहे हैं, 3 दिन का वहाँ का प्रवास एक तरीके से है बघेल साहब का। क्या बालोद जिला, पूरे विधानसभा का ही वो जायजा लेंगे, क्या बालोद जिला इस समय अग्रणी जिलों में शुमार है? वहां पर जितनी भी विकास की योजनाएं पहुंची हैं वो सही ढंग से काम कर रही हैं? स्थिति क्या कुछ है अगर विकास के मामले में हम बात करें बालोद जिले की? देखिए, अगर विकास की बात किया जाए तो नए जिले हैं, निश्चित तौर पे वहाँ की जो सौगातें शुरुआती तौर पर अनेक सौगातों की मिलती है, लेकिन वहाँ की जो अगर धरातल कर बात की तो जो योजनाएं तो आम तक, अंतिम व्यक्ति तक जो पहुंचनी चाहिए वो पहुंचने में अब भी देरी है। और जो देरी हो रही है वो मात्र कहीं ना कहीं प्रशासन की गलती ही नजर आ रही है। कारण यही है कि मुख्यमंत्री जैसे ही योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं जी, प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए, लेकिन अब तक प्रशासन सुस्त नजर आती है, जिसका खामियाजा आम जन को भुगतना पड़ता है, चाहे किसान हो, मजदूर हो, चाहे अन्य वर्ग हो, जिसको सीधा सीधा जो संपर्क होना चाहिए प्रशासन की, जो लगाम लगनी चाहिए कर्मचारियों के ऊपर, वो लगाम नहीं लग पाता है, जिसकी वजह से ही जो ग्रामीण अंचल के जो आम जन है उन तक योजना नहीं पहुंच पाती है। खासा तौर पे जो महती योजना है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की, गोधन न्याय योजना चाहे नरवा गरवा घुड़वा की बात किया जाए, ऐसी योजनाओं को लेकर के धरातल में उतरने की बात की जाती है और लगातार ये कोशिश रही है मुख्यमंत्री की कि आम जन तक ये पहुंचे और अच्छे से लाभ ले आम जन, लेकिन प्रशासन की गलती की वजह से नहीं पहुंच पाता है, जिसका आज पूर्ण रूप से खुलासा भी होगा और क्या स्थिति बनती है ये भी देखने वाला बात रहेगा, क्योंकि ऐसे लापरवाह जो प्रशासन है उसको तत्कालिक सस्पेंड करने की जो बात होती है
वो आज निश्चित तौर पे देखने को भी मिल सकता है पल्लवी। बिल्कुल अखिलेश, आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि बालोद जिले की जब बात चली रही है तो यहाँ के लोगों की मुख्य समस्याएं क्या कुछ हैं, क्योंकि भेंट मुलाकात का कार्यक्रम है तो जाहिर सी बात है कि ये तमाम समस्याएं सीएम के सामने भी रखी जाएंगी। तो अभी तक ऐसी कौन सी मुख्य समस्याएं हैं जिन समस्याओं से दो चार यहाँ के लोग होते ही रहते हैं? देखिए, लगातार हमारे जो रिपोर्टर हैं वहाँ संपर्क साधते रहे हैं, उनका ये कहना है कि सबसे बड़ी जो समस्या है वो भू माफियाओं का देखने को मिलता है, क्योंकि भू माफिया सबसे ज्यादा जमीन पे कब्जा करते जा रहे हैं। चाहे स्थानीय नेताओं की बात किया जाए या फिर वहाँ के भू माफिया की बात किया जाए, किसान वर्ग सबसे ज्यादा प्रताड़ित नजर आते हैं, क्योंकि किसानों के जो भूमि है उसको पौने दो पौने दाम में ले लिया जाता है और लगातार जो किसान है वो पटवारी तहसीलदार के चक्कर ही मारते रहते हैं। लेकिन अब तक के जो नजर आ रही है ऐसी समस्याओं को लेकर के कलेक्टर से भी लगातार जो किसान है वो जाते रहते हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं निकल पाता है। और इसके अलावा जो गोधन न्याय योजना है और गोबर खरीद की जो बात की जा रही है, ऐसे भी समस्याएं हैं। जो महिला स्व सहायता समूह है लगातार मेहनत तो करती हैं, लेकिन वो मेहनत का जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो ऐसी तमाम जो समस्याएं हैं उनको लेकर के आप मुख्यमंत्री से भी शिकायत होगी और क्या किस तरीके से निर्णायक होगा ये देखने वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ किसान वर्ग सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि भू माफिया सबसे ज्यादा सक्रिय है और इसी का खामियाजा जो है आम जन को भुगतना पड़ रहा है। और इसका अगर समाधान नहीं निकाला जाता है तो निश्चित तौर पे आम जन अब तक के परेशान हुए हैं, आगे भी परेशान होते रहेंगे। आज लेकिन एक बात और निकल करके सामने आती है कि भेंट मुलाकात में कहीं न कहीं निर्णायक फैसला होगा और कई ऐसे प्रशासनिक जो लोग हैं या जो अधिकारी कर्मचारी है उसकी सस्पेंड होने की कवायद जो है वो लगातार जारी रही। जी, अभी कितने बजे तक पहुंच जाएंगे बालोद जिला मुख्यमंत्री बघेल? और उसके अलावा क्या वहां के जो पदाधिकारी हैं, पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, उनसे भी मुलाकात होगी सीएम बघेल की? कोई खास बैठक होने वाली है, क्योंकि चुनाव है तो चुनावों का माहौल वैसे ही चल रहा है और साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरह की तैयारी की जा रही है इस समय प्रदेश में। तो क्या पार्टी पदाधिकारियों के साथ भी किसी तरह की बैठक की कोई बात अभी सामने निकल कर आ रही है? देखिए, अब तक की जो जानकारी मिली है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, तो पहले प्रथम चरण में ही 10 बजे लगभग मुख्यमंत्री राजीव भवन रायपुर पहुंचेंगे। वहां वरिष्ठ कांग्रेस जन से जो मुलाकात की जो बात है वो कही जा रही है, क्योंकि पीएल पुनिया और चंदन यादव जो सह प्रभारी हैं वो रायपुर पहुंचे हुए हैं, उनसे मुलाकात होगी और जो रणनीति है चुनावी घमासान को लेकर के वो रणनीति बनाई जाएगी और वरिष्ठ कांग्रेस जनों से मुलाकात होगी। उसके पश्चात ही गुंडरदेही और बालोद के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीधा हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचेंगे। उसके पश्चात ही वहां जो स्थानीय जो नेता है उनसे मुलाकात करेंगे और धरातल की किस्सा जानेंगे कि पार्टी विशेष की क्या किस तरीके से दौर चल रहा है। वहां की स्थिति को जायजा लेने के पश्चात ही फिर पुनः सामाजिक जो संगठन है, क्योंकि सामाजिक जो संगठन के जो प्रतिनिधित्व करने वाले जो लोग हैं वो चुनावी मैदान में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। तो ऐसे लोगों से भी मुलाकात करेंगे और चुनावी रणनीति किस तरीके से बनाई जा सकती है उसके ऊपर विचार करेंगे। स्थानीय जो नेता हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे और वहां के अंतिम जो कार्यकर्ता हैं, खास बात ये रहती है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल में कि जो अंतिम जो कार्यकर्ता रहते हैं उनको भी बाकायदा बुला करके उनकी जो समस्या है और धरातल की जो किस्से हैं उनको जानने का जो प्रयास रहता है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल में देखने को मिलता है। और इसी का परिणाम रहता है कि केंद्र में भी उनकी जो नेतृत्व की जो पार्टी की जो शैली प्रदर्शित की जाती है वो निश्चित तौर पे देखा जाता है, क्योंकि उनकी जो भाषण की बात किया जाए या कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने की बात किया जाए तो ये वास्तविकता में धरातल की जो किस्से हैं अंतिम व्यक्ति तक और अंतिम कार्यकर्ता तक जो पहुंचते हैं इसी का नतीजा है जो आज सत्ता में बैठ पाए हैं। जी बिल्कुल, अभी तक कई जिलों में भेंट मुलाकात का कार्यक्रम सीएम की तरफ से किया गया है। उम्मीद की जा सकती है अखिलेश कि इन भेंट मुलाकात कार्यक्रमों के दौरान जो भी समस्याएं सीएम के सामने रखी जा रही हैं उनका वाकई में समाधान हो रहा हो। ऐसा तो नहीं है कि सीएम निर्देश दे देते हैं अधिकारी और उसके बाद सीएम के जाते अधिकारी फिर हीला हवाली रवैया अपनाने लगते हैं? देखने को मिला है कि जैसी ही जो आम जन है जो शिकायत लेकर के अगर पहुंचते हैं तो शिकायत के बाद ही तत्कालिक अगर कोई दोषी पाया जाता है, चाहे कलेक्टर हो, चाहे पटवारी हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, ऐसे जो दोषी पाए जाते हैं, खासतौर से अभी हमको देखने को मिला था रामानुगंज में जहां जल संसाधन विभाग के जो इंजीनियर थे वो लगातार लापरवाही कर रहे थे और घोटाले के ऊपर घोटाले करते जा रहे थे। उसकी शिकायत जैसे ही पहुंचे मुख्यमंत्री के पास में तत्कालिक सस्पेंशन लेटर जारी किया गया। इसके अलावा पटवारी को भी तत्काल सस्पेंड कर दिया गया था और आम जन की जो बातें हैं दूर से ही चिल्लाते रहते हैं
कि ये भ्रष्ट अधिकारी है। मुख्यमंत्री पहले प्रशासन की आवाज दबा करके आम जन की आवाज सुन रहे हैं और तत्कालिक सस्पेंड करते जा रहे हैं। और कागज की जो बात अगर की जाए तो जैसी शिकायत मुख्यमंत्री के पास में पहुंच रहा है, तत्कालिक वही से ही जैसी भेंट मुलाकात में रहते हैं उन व्यक्तियों का और जो आम जन है उनकी समस्याओं का तत्कालिक समाधान किया जा रहा है। और कलेक्टर को निर्देशित किया जा रहा है कि अगर ये काम अगर 1 दिन या 2 दिन लगता है, उसके अलावा तीसरे दिन अगर लगता है तो ऐसी स्थिति में आपकी लापरवाही मानी जाएगी और आपको तत्कालिक सस्पेंड किया जाएगा। ये निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा कुछ दिनों पहले बता दें पल्लवी कि अभी प्रशासनिक तो बैठक ली गई थी जिसमें साफ सख्त निर्देश जारी किया गया था कि अगर कोई भी प्रशासनिक व्यक्ति अगर आम जन से बदतमीजी करती है या लापरवाही करता है या भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं, ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को तत्काल सस्पेंड किया जाएगा। तो इससे काफी सख्ती नजर आ रही है मुख्यमंत्री, और निश्चित तौर पे आने वाले कल में प्रशासन की जो लगाम होनी चाहिए वो निश्चित तौर पे देखने को मिल रहा है पल्लवी। चलिए, शुक्रिया अखिलेश, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ राजधानी लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।